बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम लाहौर सिटी A10 में मैं हूं आपकी मेज़बान सीमल हाशमी। और कल कुछ निजी मसरूफियात की वजह से मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सकी, लेकिन अना यूसुफ ने काफ़ी अच्छा हैंडल किया और आपको एंटरटेन भी रखा। और मैं भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाती रहूँगी, खबरें भी हम डिस्कस करेंगे और फिर कुछ ईद की तैयारियों के हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले मौसम की सूरत हाल। सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 9 बजे 39 डिग्री सेंटीग्रेड, 12 बजे 41 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 बजे 43 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 37, 9 बजे 34। मौसम की सूरत हाल के बाद हम टॉप स्टोरीज पर चलेंगे और डेली से रिफर टू की आज की हमारी लीड स्टोरी। आउट ऑफ टर्न तरक्कियां देने वाले पुलिस अफसरान अब फंस गए हैं। जी, कार्रवाई के लिए लिस्टें तैयार हैं। IG ऑफिस की जेर सदारत RPO's कॉन्फ्रेंस हुई। लारी अड्डों पर रश, परदेसियों के लिए गाड़ियां कम पड़ गई, मनपसंद किराए की वसूली। लिंक डाउन, ATM खाली, तनख्वाहदारों पेंशनर्स की ईद खराब होने का खदशा। कारकर्दगी पर बोनस मिलेगा, लेस्को ने शराइत लगा दी। जी, ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स अकमल सोमरू और जुनैद रियाज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। और क्या हाल चाल है आप लोगों? अल्हम्दुलिल्लाह। अकमल, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले हमारी लीड स्टोरी। आउट ऑफ टर्न तरक्कियाँ देने वाले पुलिस अफसरान जो हैं वो अब फंस गए हैं। पहले जिनको तरक्कियाँ मिली थी उनको जो वापस अपनी अपनी पुरानी पोस्टों पर, जिसे कहते हैं डीमोट किया गया कि वो दोबारा अपनी पोस्टों पर आएँ। अब जो है जिन्होंने तरक्कियाँ दी वो पुलिस अफसरान भी फंस गए। अच्छा सीमल, अब आप देखें ना, ये पूरा महकमा पुलिस जो है वो बहरान की तरफ जा रहा है। और क्योंकि इस बहरान में वो SPs और DSP भी मौजूद हैं जिनकी तनज़ली की गई है, अगरचे उनके एकामात जो हैं वो फ़िलहाल हाई कोर्ट ने रोक दिए हैं। लेकिन अगर हम इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री पर जाएँ तो 2013 में पहली दफ़ा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ये एकामात जारी किए थे कि सूबों में जो आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस हो रही हैं, ऐसी तरक्कियां जो मेरिट के ख़िलाफ़ हो रही हैं, वो वापस ली जाएं और कार्रवाइयां करें, सूबे अपने सतह पर इन्वेस्टिगेशन करें। अब पंजाब ने 2013 में भी कार्रवाई नहीं की। 13 गुजर गया, 14 गुजर गया, 15 गुजर गया, 16 आधा गुजर गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2016 में दोबारा से एकामात जारी किए कि पंजाब वाले जो हैं ये क्यों नहीं इस पर अमल दरामद कर रहे कि अगर एक महकमे के अंदर, और एक ऐसा महकमा जो लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसी है और जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और जिसका काम यही है, वहां पर अगर इस बड़े लेवल पे गपले हैं और आप लोग क्यों नहीं कर रहे। फिर भी इन्होंने 6 महीने गुजार दिए। जनवरी का ये हुक्म है इस साल का, और अब जाके उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हुआ है। अब दो चीजें हैं, एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट के अमल दरामद के नतीजे में SPs और DSPs जिनकी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हुई थी उनकी तनज़लियां कर दी गई, वो वापस हो गए, कोर्ट में चले गए अपना जो उनका मुद्दा है वो बयान करने। दूसरी जो बड़ी चीज़ हुई है, अब कल की भी हमारी लीड स्टोरी इसी से मुतल्लिका थी कि क्या हुआ कि लाहौर के जो 23 SHOs हैं, 37 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, उनको भी डिमोट करके ना सिर्फ ओहदों से हटा दिए बल्कि वो OSD हो गए। और अब ये लाहौर शहर के अंदर 23 थानों में SHOs मौजूद नहीं है, अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी नहीं है। अब बात यह है कि एक ऐसे महकमे में जिसका अपना जो है वो सिक्योरिटी है, वज़ीर आला पंजाब बार बार ये बात करते हैं कि हम पुलिस कल्चर बदल रहे हैं। उस पुलिस महकमे के अंदर आपको इस बड़े पैमाने के ऊपर ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें मेरिट की खिलाफ वर्जियां की गई हैं। अब आज की खबर में, जो आज की खबर है, इसमें जो ये बात सामने आ रही है कि उन अफसरान के खिलाफ क्यों ना कार्रवाई की जाए जिन्होंने अपने मन चाहे अफराद, अपने चहेते लोगों को जो है वो आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस दी, और यकीनन उसके नतीजे में दीगर जो अहल लोग हैं उनकी तरक्कियों पर और उनके साथ भी नाइंसाफी हुई। और हम भी ये बात कर रहे थे कि जिन लोगों को तरक्कियां मिली उनको तो फौरन से बेशतर सजा मिल गई उस चीज की, लेकिन जिन्होंने दी उनकी पकड़ अब हो क्या रहा है। अब ये जो इजलास हुआ है IG पंजाब की ज़ेर सदारत, इस इजलास में आप देखें DPOs भी मौजूद थे, RPOs भी मौजूद थे,
اور لاہور سے ہمارے CCPO بھی موجود تھے. اب بات یہ ہے کہ ہوا کیا, اب وہ کہتے ہیں ایک ایسی رپورٹ تیار کریں جس میں تمام RPOs DPOs جو ہیں وہ رپورٹ دیں کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق ہم عمل درآمد کر رہے ہیں اور ان سے دستخط کرائے گئے ہیں. اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ان افسران کو بھی پکڑیں جنہوں نے یہ پروموشن دلوائی ہیں, اب ان افسران کے خلاف کارروائی کیا ہوتی ہے یہ تو وقت بتائے گا کہ ان کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے. ڈسپلنری کارروائی ہوتی ہے, میرٹ کی سنگین ترین خلاف ورزیوں کے مس کنڈکٹ کی کارروائی ہوتی ہے, کیا کارروائی ہوتی ہے یہ پولیس نے خود سے طے کرنا ہے. لیکن اس میں ایک انتہائی اہم ترین بات یہ ہے کہ اس سارے عمل سے یہ لگتا ہے کہ پولیس کا پورا محکمہ سیاست زدہ ہو گیا ہے. آپ پولیٹیشنز کے انٹرونشن کی وجہ سے ایسی چیزیں ہوئی ہیں. چاہوں گی جنید کو بھی کہ پولیٹیسائز کیا جاتا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کو, جس پریشرائز کیا جاتا ہے کی ترقیوں وجہ کے سے اس لیے, کی کارکردگی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. اچھا پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ ترقیاں اچھی کارکردگی کے بنیاد پہ ہوئی یا ناجائز کام کر کے جو ہے یہ ترقیاں دی گئیں. یہ ان لوگوں کو ترقیاں دی گئیں جنہوں نے جو ہے وہ روڈ پر کرائم کیا, لوگوں کو مارا, اور اسی بنیاد کے اوپر جو ہے ان میں ترقیاں دی گئیں. اور اس میں نہ صرف MN سیاستدان, وزیر, جبکہ وزیر اعلیٰ بھی جو ہیں اس میں شامل ہیں جنہوں نے یہ ترقیاں دیں ان لوگوں کو روڈ کرائم کرنے پر, دہشت گردوں کو مارنے پر. اور یہ صورتحال ہے. اور اب سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ یہ ترقیاں جو ہیں اس پر فیصلہ مطلب دیا ہے کہ واپس لی جائیں, تو یہ بہت اچھا اقدام ہے. ان کی انکوائری ہونی چاہیے اور یہ تمام ترقیاں جو آؤٹ آف ٹرن, اور ہم کیا سبق دے رہے ہیں باقی دیگر ڈپارٹمنٹس کو کہ جو کرائم کرے گا اس کی ترقیاں ہوں گی اور جو صحیح کام کریں گے ان کو لیکن اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو پھر اس کو اپریسیشن تو ملنی چاہیے. پولیس ڈپارٹمنٹ میں نہیں, باقی ڈپارٹمنٹس میں بھی یہ کام آپ دیکھیں پولیس افسران کی جانب سے یہ جو ترقیاں کی گئی ہیں ان کا کیونکہ اندر کا انفراسٹرکچر سسٹم ہے اس کے تحت ہوا ہے نا سب کچھ, تو میرا خیال میں اگر میرا تو یقین ہے کہ یہ معاملہ سارا سیاست زدہ ہوا ہے اور اس میں سیاستدان شامل ہیں. ابھی تک تو سیاستدان بڑے خاموش ہیں, اور اگر ایسا ہو جائے نا کہ وہ پولیس افسران اگر تھوڑی جرت کر لیں, یہ بھی بتا دیں کہ کس کس MPA, کس کس MNA, کس کس وزیر نے کس کس کی سفارش کی ہے اور اس سفارش کی وجہ سے کیا کیا دباؤ ان پر آتا رہا ہے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ بات تو ویسے ہی ہر کوئی لاہور شہر کے اندر باشعور شخص جانتا ہے کہ لاہور کے تھانوں کو کیسے مینج کیا جاتا ہے, SHOs کیسے لگوائے جاتے ہیں, اور پھر ان SHOs کو کس بنیاد پر ہٹوایا جاتا ہے اور کس بنیاد پر ان پر نوازشات جو ہیں وہ برسائی جاتی ہیں. لیکن جیسے جنید نے کہا, میں اس پہ آپ کو رائے لینا چاہوں گی کہ جو کرائم کرتے ہیں, جو میرٹ پر نہیں آتے, ان کی ترقیاں کر دی جاتی ہیں. دیکھیں یہ کرائم کا کیا مطلب ہوا اس میں, میرا نہیں خیال جنید کا اس کے اوپر کیا موقف ہے, لیکن اگر اس کو ایلیبوریٹ کریں, ہوتا یہ ہے کہ جب آپ پولیس مقابلوں میں جب آپ ڈاکوؤں کو مارتے ہیں, جب آپ دہشت گردوں کو مارتے ہیں, بعض دفعہ وہ دہشت گرد ہوتے ہیں, بعض دفعہ کتنے جعلی اور جھوٹے پولیس مقابلے ہوتے ہیں. کرائم کے رپورٹرز بڑی اچھی طرح جانتے ہیں اور کرائم کی جو کوریج کرتے ہیں ان کو بھی بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ کیسے جعلی پولیس مقابلے ہوتے ہیں. اب ان جعلی پولیس مقابلوں کی بنیاد پر آپ ایک افسر کو اور اس افسر کے ساتھ جو اس پولیس مقابلے میں موجود تھے ان کو اس مقابلے کی بنیاد پر آپ جب ترقی دیں گے تو ڈیفینیٹلی آؤٹ آف ٹرن پروموشن ہے. اور اس طرح بہت سارے کیسز ہیں. آپ اب اصل میں تو اب یہ پوری چھان بین ہونی چاہیے نا کہ آپ کا محکمہ پولیس, ایک بات واضح ہو گئی کہ محکمہ پولیس میں اگر کرپشن ہے, وہاں پر کرپٹ لوگ ہیں, تو اس کی پوچھے پورا کا پورا جو ہے وہ سسٹم کیا ہے اور اس سسٹم کے تحت کیسے سارا کچھ کیا جا رہا ہے. یہ آپ دیکھیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ انتہائی غیر معمولی بات ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم نامے کے بعد آپ کے محکمہ پولیس میں ہلچلی مچ گئی ہے. کوششیں کی جا رہی ہیں واپس اس پوزیشن پر آنے کے لیے, اور ہائی کورٹ پہنچ گیا وہ. لیکن وہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے جنہوں نے میرٹ کے اوپر جن کی پہلے ترقیاں ہونی تھی اور نیچے والوں کی پہلے کر دی گئی ترقیاں, یہ بھی تو چیز دیکھنی ہوگی. لیکن ہائی کورٹ نے ایک بڑا اچھا فیصلہ دیا کہ آپ جو ہے جن افسران کی تنزلیاں ہوئی ہیں آپ ان کو ایک دفعہ سن لیں, آپ ان کو سنیں, ان کا موقف ریکارڈ کریں اور پھر اس کے بعد مزید ہمیں رپورٹ کریں. جتنے بھی احکامات ہیں ان کو فور دی ٹائم بینگ جو ہے وہ کہہ دیا کہ آپ اس کو ہولڈ کریں تاکہ اس کی پراپر. بٹ یہ نہیں کہا کہ آپ نوٹیفیکیشن واپس لیں, یہ نہیں کہا عمل درآمد روکنے کا تو احکامات جاری دیکھیں اس کو روکا ہے نا, بٹ جب آپ کس چیز کو روک دیتے ہیں وہ پھر اسٹیٹس وہیں پر چلی جاتی ہے, وہ آپ اسٹے آرڈر کی طرف چلی گئی نا. لیکن کورٹ نے یہ نہیں, لیکن وہ وہی بات آ گئی کہ وہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ ریٹرن نہیں ہوا. سو اب دیکھتے ہیں ہائی کورٹ میں اس کا کیا فیصلہ آتا ہے. ناظرین مزید خبریں بھی ڈسکس کریں گے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے.
वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और लारी अड्डों पर रश है जी। परदेसियों की वापसी का सिलसिला जारी है, गाड़ियां कम पड़ गई और मनपसंद किराए वसूल किए जा रहे हैं। अच्छा, एक ये बड़ा तरीक़ेकार है, बजाय इसके कि आप इंसेंटिव दें, खुशी का मौका है, रमज़ानुल मुबारक का महीना है अभी और लोगों ने अपने घरों में जाना है ईद मनाने के लिए, आप बजाय उनको डिस्काउंट दें किराए बढ़ा देते हैं। अच्छा, ये तलब और रसद का मामला है। आप ऐसे मौक़ों के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है वो याद आती है, जो कि अरसा दराज हो गया ये बंद हो चुकी है। और आप अगर प्राइवेट बंदा जो है वो पैसे कमा सकता है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं ये अपनी ट्रांसपोर्ट चलाती, और इस ट्रांसपोर्ट को जो है गबले कर अफसरशाही के चक्कर में जो है गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस को जो है वो बंद कर दिया गया। तो अगर आप देखें प्राइवेट बस चलती है तो आपने अक्सर देखा होगा लारी अड्डों पे जो ज़िले इंतज़ामिया के बंदे हैं वो विज़िट करते हैं बस में और पूछते हैं सवारियों से कि आपसे ज़्यादा किराया तो नहीं लिया गया। लेकिन जब ही ये मोटरवे पर चढ़ने लगती है गाड़ी, वहाँ पर उसे रोका जाता है और वहाँ पर वो सीटें खोल ली जाती हैं जो कि बंद होती हैं। तो वहाँ पर बंदे कहाँ से आते हैं? बंदे खड़े होते हैं वहाँ पर बंदे, वहाँ पर सवारियां मौजूद होती हैं। अच्छा। मोटरवे से चढ़ने, बल्कि वो मोटरवे से नहीं जाते, वो जीटी रोड से जाते हैं। वो जीटी रोड, वो मोटरवे पे नहीं जाते, वो जीटी रोड से जाते हैं फिर, क्योंकि रास्ते में उन्होंने सवारियां उतारनी और बिठानी होती है। और यही वजह है कि वहाँ पर मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। दो चीजें ये मेरे साथ हुआ है एक्सपीरियंस। अच्छा, बात सुनो। अच्छा, मैं बताता हूँ ना, देखें मोटरवे का रूट कहाँ से है? लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ, फैसलाबाद, पेशावर की तरफ, फैसलाबाद इस तरफ है ना। तो जो ये सारा जनूबी पंजाब पड़ा है, ये जो सारा कराची तक पड़ा है, ये जो सारा इस तरफ सिंध पड़ा है, उस तरफ तो मोटरवे नहीं है ना। उस तरफ तो आपको जगह जगह फैसलाबाद की बात एक्सपीरियंस। दूसरी बात ये है कि आप इतने क्यों खिलाफ हो रहे हैं कि अगर वो साल में एक दफा उनका सीजन आता है। देखें, आपकी रिजर्वेशंस ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि जब लाहौर शहर से अप्रॉक्सीमेटली 4 मिलियन पीपल जो हैं वो जब अपने घरों को वापस जाएंगे तो इतना बड़ा बल्क उसको मैनेज करना इतनी आसान बात नहीं है। कहना बहुत आसान है, कहना अच्छा, अगर ऐसे सोचते हैं आदमी मशकूक बंदों को जो ज्यादा किराया दे सकता है वो घर चला जाए और जो नहीं दे सकता वो यहाँ। और ये प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट चलाते हैं ये नाकों के ऊपर खड़े नहीं होते, नाकों से बच के निकलते हैं और यही वजह है कि मशकूक बंदों को पकड़ा नहीं जाता। और जितनी भी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर्सनल एक्सपीरियंस है, उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ हो चुका है। अच्छा, दूसरी बात ये है, देखें जो एक ये पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि सरकारी ट्रांसपोर्ट का, वो तो हो फिर आपके सारा साल चले, आप 2-3 दिन के लिए कैसे मैनेज करेंगे? अब हुआ क्या है मसला? यार प्राइवेट बंदा अगर पैसे कमा सकता है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं? यही बात मैंने पहले फैसिलिटेट करेगी। देखिए मसला कहाँ मैंने हुआ? पहले मसला बात ये की हुआ कि है, प्राइवेट बंदा पैसे कमा सकता है तो गवर्नमेंट। अच्छा सुने ना, मसला कहाँ हुआ है? मसला ये हुआ है बुनियादी तौर पर कि आपका रेलवे का पूरा सिस्टम कमजोर रहा, उसको कमजोर किया गया। अब जब वो सिस्टम पूरा कमजोर हुआ, रेलवे से बड़ा नेटवर्क पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट का मौजूद नहीं है। अब आप रेलवे के जरिए से हर ईद पर 8 के करीब स्पेशल ट्रेनें आपने लाहौर से भी चलाई हैं, बट वो भी इनसफिशेंट है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पीछे प्रेशर बहुत है और सब लोग जो है वो 2-2 दिन पहले निकल रहे होते हैं। आज देखें लाहौर खाली है, लाहौर में आज वो रश नहीं है, लाहौर की सड़कें आपको लारी अड्डे जाके देखें, क्यों? वहां पर उसकी वजह ये है, देखें आपके पास लाहौर में, लाहौर से बाहर एग्जिट के लिए 3 पॉइंट्स हैं, मेजर 3 पॉइंट्स। आप रेलवे स्टेशन चले जाएं, आप जो है वो नियाजी बस स्टैंड चले जाएं या आप जनरल बस स्टैंड चले जाएं, इस 3 पॉइंट्स पे आपको ऑब्वियसली रश मिलेगा। 40 लाख लोगों में से हर किसी के पास गाड़ी तो नहीं है, 40 लाख लोगों में से हर कोई तो अमीर नहीं है। तो किरायों में कितना फर्क होता है? क्या किराया डबल हो जाता है? नहीं होता ऐसा। अगर 800 किराया वो कहेंगे अच्छा जी 900 है, हमने ईदी लेनी है। कुछ लोग दिल से ईदी दे देते हैं, कुछ लोग जबरदस्ती ईदी वसूल करते हैं, जैसे बच्चे बड़ों से जबरदस्ती ईदी ले लेते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि ईदी वाला कॉन्सेप्ट ठीक है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, देखें ये मुस्तकिल मसला है, सिक्योरिटी रिस्क है, ये हर साल होता है, ये कोई नई बात नहीं है। इस ईद पर तो फिर ट्रांसपोर्ट वाले भी तो ये कर सकते हैं ना कि मुसाफिरों को ईदी दें, जहां फॉर एग्जांपल 800 रुपया किराया कहेंगे हम 700 रुपया ले रहे हैं, 100 रुपया आपको ईदी। अच्छा दूसरी बात भी तो हो सकता है। दूसरा पहलू भी देखें ना, एक सेकंड, आप एक एक्सट्रीम पहलू पे जा रहे हैं, दूसरा पहलू देखें। जो लोग बस स्टैंड पे काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो क्या अमीर लोग हैं? उनको बोनसेस मिलते हैं, उनको इंसेंटिव्स मिलते हैं। जब ये पैसे वहां पर कलेक्शन होती है तो उसमें उनका हिस्सा होता है। आप अगर इसको बैलेंस्ड अप्रोच के तहत लेके चलें,
आप इसकी ज़रूर इसको कंडेम करें। ये अच्छी बात ईद नहीं के है कि दिनों में आप तो- एक खास दिन, एक खास त्यौहार की आड़ में आप ज्यादा पैसे वसूल करते हैं, उसको कंडेम करना चाहिए। लेकिन आप उस पूरे सर्कल को भी तो अंडरस्टैंड करें ना कि उनके पास क्या इतनी बसें मौजूद हैं। अच्छा जी, अब बस ही नहीं है तो लोग मजबूर हैं, वो छत पे बैठ जाते हैं क्योंकि उन्होंने घर पहुंचना है, उनका हदफ घर पहुंचना है। अब वो रोते भी हैं कि हमसे किराया भी ज्यादा लिया जाता है, हमें खड़ा होना पड़ता है। भाई क्यों खड़ा होना पड़ता है? आपके पास ट्रांसपोर्टेशन की आज तक सिस्टम ही डेवलप नहीं किया गया। जो सिस्टम था रेलवे का, उसको आपने तबाह किया। अब अगर उसको आप बेहतरी की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं तो आपको ठोस बुनियादों पर मंसूबाबंदी करनी बिल्कुल पड़ेगी। सही। हम करते ये हैं कि एक एक्सट्रीम साइड को पकड़ लेते हैं, लेकिन इसका मतलब दूसरे ये सारे नहीं है, पर- आपके पॉइंट से अग्री करेंगे, Security risk है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर उनको सूरत। खुली छुट्टी दे दें। आप चाहे खुली त्योहारों पर जो है वो नहीं होती उनकी खुली ये जो छुट्टी। अजारादारी है, जायद किराया वसूल बिल्कुल करने वाली, खुली क्या छुट्टी क्या हम नहीं। उनको खुली छुट्टी दे नहीं सकते होती हैं कि वो खुली छुट्टी। 100 रुपया भी ज्यादा ले ले? मेरी भाई बात क्यों ले? सुनिए, रूल्स कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर्स का अमला और डीसीओ खुद जो है ये सारे वहां पे विजिट्स करते हैं, चेक करते हैं, मुसलसल चेक एंड लेकिन बैलेंस ये होता है। शिकायत तो आ ताउन रही है कि इंतजाम- मनपसंद किराए लिए Obviously, जा रहे आप हैं। वो सहूलत तो दें, मतलब आप उनको जहमत भी दे रहे हैं और उनसे किराया भी ज्यादा वसूल कर रहे हैं, उनको छतों में बिठा रहे हैं, इजाफी सीटों में बिठा रहे हैं। दूसरे लोग जो असल किराया दे के जा रहे हैं वो भी तंग हो रहे हैं। अच्छा चलो, ये Security ज्यादा risk अच्छा है। है, ये ज्यादा अच्छा है कि वो उनको यहीं पे छोड़ दिया जाए। उन्होंने कहा ना जाएं घर जी, हमारे पास बसें नहीं है, हमारे पास बैठने के लिए जगह नहीं है, हम छत पे नहीं बिठा सकते, हम अंदर नहीं बिठा सकते, बैठें जी आप घर रहें। भाई बात ये अच्छा, है इसका मतलब कि- छतों में बिठा दें, एक्स्ट्रा पैसेंजर जो है वो ले जाएं और अच्छा। उनसे एक्स्ट्रा किराया भी वसूल कर वो लें। लेंगे, उनके पास साल में एक ही दिन है और वो एक दिन उस दिन उसको मुझे वैसे मेरी आपकी बात- ये मंतक समझ नहीं आ आपको रही है। नहीं आएगी। उसकी वजह ये है कि हम एक एक्सट्रीम साइड पे और आप सोच रहे हैं। रेलवे जिन्हें के आपको और वो समझ एक्सट्रीम आ अब साइड रेलवे ये के है। भी नहीं, जिन्हें मुझे आपको समझ नहीं समझ आ आ रही। रही अब तो रेलवे के भी हालात बेहतर आ गए हैं। आप रेलवे स्टेशन जाके देखें मैं- और इजाफी ट्रेनें चलाई हैं गवर्नमेंट ने। देखें, और अब सरकार ठीक है। की डिस्काउंट भी सरकार दिए। की बसें नहीं चलती, बसें चलती हैं प्राइवेट मालकान, प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन है। सारे पाकिस्तान में प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन तो चलती इसका है। मतलब है सरकार कि की सिर्फ अगर एक ही अगर ट्रांसपोर्टेशन फिर है। मेरा एक सवाल है ना कि इसका मतलब अगर प्राइवेट लोग जो है वो ट्रांसपोर्टेशन को देख रहे हैं तो फिर वो जो दिल में आए करे, फिर नहीं, हुकूमत की देखिए, रेट कहीं उसमें नहीं दो होगी चीज़ें हैं ना। उसमें। देखें, हुकूमत अपनी रेट उसको कायम करनी चाहिए और वो करने की कोशिश करती है। अब किसी ना किसी जगह गफला होता है, मैं वही कह रहा हूँ, इखलाकी तौर पर हम इसको मुस्तरद भी करें, इखलाकी तौर पर हम इसको रिजेक्ट भी करें, कंडेम भी करें, लेकिन क्या सिर्फ यही सिचुएशन है? आपको उन गरीबों का उस ड्राइवर का ख्याल नहीं है जो ईद वाले दिन भी गाड़ी चला रहा होता है, उस कंडक्टर का ख्याल नहीं है जो ईद वाले दिन भी ड्यूटियां दे रहा होता है? क्यों दे एक्स्ट्रा रहा होता किराया है देना शुरू कर क्यों दे दें। रहा होता है ड्यूटियां? वो अपने मेरी बात लिए इसका सुने, मतलब जिन्हें एक एक्स्ट्रा बस किराया का देना ड्राइवर शुरू जो कर दें। है, मेरी बहुत बात से सुने, लोग ऑन ड्यूटी होते हैं, हम लोग ऑन ड्यूटी होंगे ठीक ईद है वाले ना। दिन, तो इसका देखिए, मतलब है कि अगर क्या हम एक्स्ट्रा फीस, एक्स्ट्रा सैलरी आपको चार्ज नहीं करना मिलता शुरू कर बोनस, दें? आपको नहीं मिलता तो इसका क्या मतलब है? बाकियों को भी नहीं मिलना आपको चाहिए। मिलता है, जर्नलिज्म नहीं में मेरे मिलता ख्याल ना। से इसका मैं वही कॉन्सेप्ट कह रहा नहीं हूं है। ना, देखें हर शोबे का अपने अपने तकाजे हैं, उसकी अपनी ज़रूरियात हैं, उसके अपने मसाइल हैं। तो बुनियादी तौर पर ये मसला उसी वजह से है कि पीछे से जब बल्क में लोग आते हैं ना, उसको मैनेज करना इतना आसान बिल्कुल काम सही नहीं सही है, सही है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ गया, आपका भी आ गया, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी, बोनस मिले ना मिले, आपको जो एक फैमिली वाला माहौल मिलता है और प्यार मिलता है वही बहुत काफ़ी होता है। और इसी वजह से हम यहाँ पर शायद सिटी 42 में बैठे हुए हैं और इस फैमिली का हिस्सा हैं और इस चीज़ पे प्राउड भी फील करते हैं। सो ईद है और ईद पर जो है वो बड़ी ज़रूरत होती है पैसों की, क्योंकि ईदियाँ देनी होती हैं, आपने खर्चे करने होते हैं, मेहमानों ने आना होता है। अब लिंक डाउन है जी ATMs का, ना तनख्वाहें मिल सकी, ना पेंशनर्स को पेंशन्स मिल सकी। बेचारे वो लोग जो उम्र के इस हिस्से में हैं जहां उनको सहूलत देनी चाहिए, हुकूमत उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है और उनके लिए जहमत बनी हुई है। मेरे ख्याल में चीज़। ये शर्म आनी चाहिए बैंकों के, वो जो बैंक चलाने वाले हैं और जो उस सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हैं, कि वो पूरा साल अपने सार्फिन से, अपने कस्टमर से पैसे लेते हैं, उन सार्फिन के पैसों से इनको तनख्वाहें मिलती हैं। सही, इनको उन पैसों की मदद से तनख्वाहें मिलती अपनी हैं। जेब से तो नहीं देते ये ठीक लोग। है। दूसरी चीज ये है कि ये ऐसे दिन होते हैं जब पैसे हर किसी की जरूरत होती है और वो कोई आपसे कर्ज ले रहे हैं, आम शहरी आपसे उधार ले रहे हैं, और भाई अपने पैसे नया उनके, महीना भी शुरू हो चुका है। आप बहाना क्या होता है जी, लिंक डाउन है। अच्छा जी, लिंक डाउन है, क्यों लिंक डाउन है? प्रेशर ज्यादा है। अच्छा, ये सिस्टम आपने अपग्रेड करना है। अगर अच्छा, दूसरा बहाना क्या है जी, अब लिंक डाउन है, पीछे असल हकाइक पता लगते हैं जी, पैसे नहीं पड़े मशीन के अंदर, वो बहाना ये होता है ATM इज नॉट वर्किंग। तो बात ये है कि आप उस सारे और के या साथ तो नाइंसाफी कर रहे हैं। आप महीने से 10 दिन पहले दे रहे हो ना, तो आपका एहसान भी हो। 5 जुलाई हो गई, कल 4 जुलाई थी, 4 जुलाई यानी कि नया महीना शुरू हो चुका है, सब लोग अपना अपना हक मांग रहे हैं, आप वो अदा नहीं कर नहीं, सकते। वो उनके पैसे हैं, उन हक छोड़ दे, हक की तो बात ही नहीं हो रही ना, हक सच की बात ही नहीं है, बात ये उनके पैसे हैं।
ये पैसे बैंक अपने पास अमानतें रखते हैं और अमानत मांगने पर लुटाई जाती है। वो आप अमानत देते वक्त आपको मौत वाकई हो जाती है कि हमने पैसे तो ले लिए हैं, अब अच्छा, अपना अब वो अपने कह रहे हैं बैलेंस सेट 280 करने अरब के रुपए लिए आप जारी पैसे नहीं किए रिलीज स्टेट करते। बैंक ने, लेकिन जितने दावे किए थे वो दावे ही रह गए। बेचारे लोग जो हैं वो, ये आप तस्वीर देखें, मेरा दिल पिसच रहा है ये तस्वीर देखे कि एक बेचारे बुजुर्ग जो पेंशनर्स हैं देखें, वो बेचारे रो रहे थे कि बुजुर्ग उन्हें पेंशन नहीं मिल स्टेट सकी। बैंक ने जो पैसे भिजवाए वो लेट भिजवाए, शाम को भिजवाए, और शाम को 4-5 बजे अगर पैसे भिजवाए गए तो 6 बजे तो बैंक बंद हो जाते हैं। तो सुबह पैसे भिजवाने चाहिए ताकि उनको वक्त पर जो है वो पैसे जो दिए जा सकें। लेकिन बैंकों की कोशिश ये होती है कि ईद के ऊपर जो पैसे उनके बैंकों से निकलने हैं वो उनके पास नहीं, क्योंकि ये पैसे जो हैं क्रेडिट कार्ड की सूरत में, उधार की सूरत में ये सार्फिन को देते हैं और उनसे जो सूद मिलता है वो इनका असल प्रॉफिट होता है। इसलिए उनकी कोशिश होती है ईद पर ये पैसे यूज़ ना हो, और ये फिर तरीकाकार यूज़ किया जाता है, लिंक डाउन कर दिया जाता है और उनको पैसे जो हैं वो नहीं दिए जाते। और दूसरी जानब जो नए नोटों की बात की गई थी, नए नोट जो हैं वो बाहर दे दिए गए और इसी वजह से जो है वो कैश की किल्लत पैदा हुई बैंकों में। जो नए नोट जो बाहर दे दिए गए और 10 रुपये और 20 रुपये की कॉपी जो है वो 300 रुपये में, और 100 वाली जो है वो 700 रुपये में, और 50 वाली जो है वो 500 रुपये इजाफी पैसों पर जो है ब्लैक में फरोख्त होती है। लग रहा है आपने अभी जो है ना वो नोट चेंज ये कराए हैं, आपने घर में ईदियाँ देनी होंगी, सो वो जो नए नोटों का कॉन्सेप्ट है। देखें, बात ये है सिमल कि ईद वाले दिन जिस तरह हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं उसी तरह बैंकों पर प्रेशर होता है। इनको चाहिए अपनी प्लानिंग करें, ये तो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं और इनकी ये इमेज बिल्डिंग होती है कि ईद वाले दिन इनकी फ्लां ब्रांच जो है वो बेहतर तरीके से अपने कस्टमर्स को डील कर रही है, या उसके कस्टमर जो हैं शहर में किसी जगह भी हैं तो वो उनको प्रॉपरली डील कर रही है। ये कोई इनका एहसान नहीं है ना ही। अब बात ये है कि नया महीना शुरू हुआ या 1 जुलाई की छुट्टी आ गई या क्लोजिंग इनका वो था, तो ये प्लानिंग इन्होंने करनी थी ना। अब ख्वार कौन हुआ? वो बुजुर्ग शहरी, वो बुजुर्ग पेंशनर जो लाइनों में भी जो है वो खड़ा हुआ, धक्के भी खाए वहां पर, और उसको आगे पता लगा पैसे भी नहीं है, पैसे भी नहीं है। तो इसमें ज्यादा जलालत आप नहीं कर सकते। मेरी बात, स्टेट बैंक ने सिर्फ रस्मियत अपनाई और एक बयान जारी किया कि जो प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो पैसे नहीं दे रहे, कस्टमर्स को फैसिलिटेट नहीं कर रहे, उनके बारे में हमें मुतला किया जाए, हम कार्रवाई करेंगे। वो तो अब ईद आ गई, अब तो खत्म हो गया। हुकूमत जो है वो भी जो है वो गोंगलू खा के सोए में, उनको पता ही नहीं है कि हुआ क्या है, वो भी नहीं मिल सके। तो बात ये है कि ये जो लैक ऑफ प्लानिंग है ना, लैक ऑफ प्लानिंग, उससे मुतासर आम आदमी होता है और वो सब सबका होता है जिनके लिए ये पेंशन, ये तनख्वाहें। हुकूमत अगर इनके स्क्रू टाइट करे तो ये खुद प्लानिंग करेंगे। हुकूमत ने आज तक इनके स्क्रू टाइट नहीं किए, क्योंकि हुकूमत खुद इनसे कर्जे लेती है। जब हुकूमत खुद इनसे कर्जे लेती है तो कैसे? तो हर ईद पर ये मसला है, पैसे नहीं मिल रहे। पुराने बैंकर्स की जो है वो एक कमेटी बनानी चाहिए ताकि वो फैसला करे कि कितने नोट कहाँ गए, नए नोट आए थे वो कहाँ गए। ठीक है, मतलब प्लानिंग जो है वो बेहतर तौर पर होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अकमल सोमरू, जुनैद रियाज, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम अपने सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे और देखेंगे ओपन मार्केट की सूरत हाल क्या है, जहाँ पर सब्जियां और फल मिलते हैं और उसकी कीमतें किस हद तक कंट्रोल की हैं गवर्नमेंट ने। शहजाद खान अब्दाली भी हमारे साथ मौजूद होंगे आज के भाव में। जी, तो शहजाद खान अब्दाली बताइएगा, आप किस जगह पर मौजूद हैं और क्या देखा वहाँ आपने, कीमतें किस हद तक कंट्रोल नज़र आई आपको? ईद के करीब जो है वो ख़ास तौर पर ऐसा देखा जाता है कि कीमतें बहुत बढ़ा दी जाती हैं। आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? आजी शहर की ओपन मार्केट में जहाँ सब्जियों की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है, वहीं पे जो मुर्गी है वो भी मज़ीद महंगी होती जा रही है। आज मुर्गी के गोश्त में 10 रुपये मज़ीद इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है, जिसके बाद मुर्गी का गोश्त 220 रुपये फ़ी किलोग्राम तक जा पहुंचा है। इसके अलावा जो ज़िंदा ब्रायलर है वो थोक में 146 रुपये और परचून में 152 रुपये फ़ी किलोग्राम जो है वो फ़रोख्त हो रही है। ये अमूमी तौर पर देखा गया है कि जब भी ईद उल फितर या ईद उल अज़हा आती है तो जो मुर्गी का गोश्त है वो मज़ीद महंगा होना शुरू हो जाता है। नॉर्मल दिनों में इसकी कीमतें जो है वो कम होती हैं। जो सार्फिन होते हैं उनका मुतालबा आमतौर पर ये देखने में आता है कि ईद के अयाम में वो ख़ास तौर पर सस्ती शय खुरनोश का मुतालबा करते हैं, इनमें मुर्गी का गोश्त भी शामिल है। लेकिन जब भी कोई त्यौहार आता है तो मुर्गी का गोश्त जो है वो महंगा हो जाता है और प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो सब अच्छा की रिपोर्ट देती हैं, यहाँ पे ये अक्सर नाकाम जो है वो होती दिखाई देती हैं। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि जो टमाटर है सबसे लाजमी जुज़ जो है वो हर डिश का समझा जाता है। टमाटर की कीमत आज 120 रुपये फ़ी किलोग्राम
ओपन मार्केट के सब्ज़ी फरोशों को सब्ज़ी मंडी से मिली है। यहाँ पे जो सरकारी नरखनामा है इसमें टमाटर के जो नर्ख हैं वो 108 रुपये हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन 108 रुपये पर पूरे लाहौर के अंदर कहीं टमाटर जो है वो दस्तयाब नहीं है। टमाटर 180, 170 और 200 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। कल का ये सिलसिला जारी है, लेकिन कहीं पे भी हमें जो है वो ग्राम फरोशी पर कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा। तो हम आपको बताता चलूँ कि जो आज सब्जियों की कीमतें हैं वो आज कुछ इस तरह से हैं। इनमें आलू कच्चा छिलका 33, आलू शुगर फ्री 26 रुपये, आलू स्टोर का 20 रुपये, प्याज 26, लहसुन देसी 126, लहसुन चाइना 162, अदरक चाइना 72 रुपये, जो बैंगन है वो 35 रुपये। इसके अलावा खीरा फार्मी 33, खीरा देसी 38, करेले 25 रुपये, पालक 40 रुपये, देसी टिंडे जो हैं वो 58 रुपये। इसके अलावा लीमू देसी दर्जा अव्वल के 79 और लीमू देसी दर्जा दोम के 74 रुपये। इसके अलावा जो बंद गोभी है 55, फूल गोभी 44, घिया कद्दू 40, आम कच्चे 18, सब्ज़ मिर्च 45, शिमला मिर्च जो है वो 58 रुपये, अरबी 62, भिंडी 33, मटर 110, मूली 11, घिया तोरी 40 रुपये। इसके अलावा दीगर सब्जियों की अगर बात करें तो उसमें गाजर चाइना जो है वो 40 रुपये, लसूड़े 25, हलवा कद्दू 15, फलियाँ जो हैं वो 77 रुपये और शलजम की कीमत 38 रुपये फ़ी किलोग्राम मुतय्यन की गई है। जी शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया आपका। ओपन मार्केट की सूरत हाल आपने जानी और अब आप ज़ेनिथ शॉप पर अगर जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको बताएंगे कि बीफ जो है वो आपको मिलेगा 490 रुपये में, और मटन 840 में। बीफ कीमा आपको मिलेगा 520 में और मटन कीमा 960 में। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी 152 रुपये किलो, और इसका बना हुआ गोश्त 220 रुपये। परचून से अंडे आपको मिलेंगे 78 रुपये दर्जन, थोक से 76 रुपये और गोरमे से 77 रुपये। और अब आपको गैर मुल्की करेंसी रेट्स बताएंगे माल के हाल में। माल के हाल में सबसे पहले अमेरिकन डॉलर कीमतें खरीदा 105.2, कीमतें फरोख्त 105.45। पाउंड स्टर्लिंग कीमतें खरीदा 140, कीमतें फरोख्त 140.70। यूरो की कीमतें खरीद है 116, कीमतें फरोख्त 116.5। सऊदी रियाल कीमतें खरीद 27.50, कीमतें फरोख्त है 27.65। यूए दिरहम कीमतें खरीद 28.3, कीमतें फरोख्त है 28.45। कुवैती दिनार कीमतें खरीद 345, कीमतें फरोख्त है 347.50। ऑस्ट्रेलियन डॉलर कीमतें खरीद है 78.1, कीमतें फरोख्त 78.55। जैपनीज यन कीमतें खरीद 1, कीमतें फरोख्त 1.03। स्विस फ्रैंक कीमतें खरीद 106.55, कीमतें फरोख्त 107.45। और सबसे आखिर में कैनेडियन डॉलर कीमतें खरीद 81, कीमतें फरोख्त 81.55। और इसी के साथ यहाँ एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस जानेंगे और उसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाज़न। और आज हम बात करेंगे ईद चूँकि करीब है, हो सकता है कि कल हो या हो सकता है कि परसों, वो डिपेंड करता है कि चांद नज़र आता है या नहीं, लेकिन ईद पर अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, और फिर समर्स की ईद है, मानसून की ईद है, बारिशें भी हो सकती हैं, हब्स भी हो सकता है, तो किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, ट्रेंड क्या चल रहा है, कलर्स कौन से चल रहे हैं। और अगर अभी तक, क्योंकि नॉर्मली लोग चांद रात तक इंतज़ार करते हैं और उसके बाद भी शॉपिंग करने जाते हैं, तो देखते हैं कि इस दफ़ा ट्रेंड क्या चल रहा है। हमारे साथ फैशन डिज़ाइनर मौजूद हैं जो कि ग्रेजुएट हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन से, और बहुत दफ़ा यहाँ तशरीफ़ भी लाई हैं और हमेशा बहुत अच्छा फीडबैक भी आता है आप लोगों का। सो हमारे साथ मौजूद हैं सुंदस नवाज़, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सुंदस, क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू सो मच एंड यू लुकिंग प्रिटी, यू लुकिंग वेरी प्रिटी। अच्छा, तो फिर आप तो प्यारी लग रही हैं, बट वो जो ख़वातीन टीवी देख रही हैं वो भी प्यारी लगना चाहती हैं। सो क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं आजकल कपड़े? आजकल ईद जैसा कि आपको पता है हमेशा समर्स में ही आती है, इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही गर्मी है, तो दोबारा फिर वो कॉटन वगैरह और जो है सेल्फ प्रिंट कॉटन दोबारा इन हो गई है। तो अब ज़्यादातर लोग उस तरह करें, बहुत शिफॉन्स में नहीं जा रहे हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो बस ये कट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान है। स्ट्रेट कट्स हैं, शॉर्ट शर्ट्स हैं, साथ में सिगरेट पैंट्स हैं। आजकल ट्यूलिप पैंट्स का बड़ा फैशन इन हो गया है, तो काफ़ी लोग ट्यूलिप पैंट्स की तरफ भी जा रहे हैं। बिल्कुल आई थिंक सिंपल है, स्लीक है, और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत एम्ब्रॉयडरी नहीं है, बस थोड़ी बहुत डिटेलिंग्स के साथ ना, और लाइट कलर्स। हाँ, ये परफेक्ट है, क्योंकि समझ है ना, थोड़ा बहुत डार्क कलर्स अच्छे नहीं लगते। बिल्कुल सही। अच्छा, हर चीज़ हर एक को सूट नहीं करती है। जैसे अब मैं ये जो सारी चीज़ें आपने बताई, इनको मैं बारी बारी डिस्कस करूँगी। जैसे आपने स्ट्रेट कट बोला, सो स्ट्रेट कट हर एक को सूट नहीं करता। बिल्कुल। सो ये किसके लिए बेहतर है, किसके लिए बेहतर नहीं? मुझे लगता है स्ट्रेट कट सूट कर जाता है, लेकिन लेंथ वेरी करती है। शॉर्ट लेंथ नहीं सूट करती, लॉन्ग लेंथ, जिसको लॉन्ग नहीं सूट करती वो शॉर्ट कर ले। लेकिन आई थिंक स्ट्रेट कट जो है के ऊपर भी जाता है। हाँ, अब जैसे कि बहुत थोड़ी सी हेल्दी जो लड़कियां होती हैं, अगर वो स्ट्रेट शर्ट्स पहनना चाहती हैं, थोड़ी सी ए लाइन कर लें उसको, ठीक है। मतलब वो वैसे भी ए लाइन हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ी सी हेल्दी होती हैं, तो वो। लेकिन ये है कि स्ट्रेट शर्ट एक ऐसा फैशन है जो मुझे लगता है हर किसी को सूट कर जाता है। अच्छा, हर एज को अच्छा लगता है। बिल्कुल सही, चाहे आप स्लिम हो चाहे आप हेल्दी हो। अगर आप हेल्दी हो तो कवर कर देगा, स्लिम हो तो उस तरह से भी कवर कर देगा। तो स्लिम पे तो खैर बहुत ही अच्छा लगेगा, स्लिम पे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ये थोड़ी सी जो हेल्दी होती हैं तो वो उनके लिए थोड़ा सा कि आप थोड़ा सा ए लाइन कर लें, ए लाइन कर लें। बिल्कुल सही। और उसके साथ बाजू भी बिल्कुल फिर बाजू तो आई थिंक 3/4 या फुल स्लीव्स। वो बिल्कुल हाफ स्लीव्स का तो बिल्कुल ऑफ हो चुका है, और स्लीवलेस भी मैं रेकमेंड तो करती नहीं बिल्कुल भी। तो ये कि फुल स्लीव्स, उससे वैसे स्किन भी खराब हो जाती है, स्किन भी खराब होती है, वैसे भी अच्छा नहीं लगता। आई थिंक फुल स्लीव्स अच्छे लगते हैं, ग्रेसफुल लगते हैं, ज़्यादा एलिगेंट लगते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, ट्राउजर्स की आपने बात की, अभी भी सिगरेट पैंट्स चल रही हैं? सिगरेट पैंट्स तो चल रही हैं, क्योंकि वो मेरे ख्याल से कितना पुराना हो गया, लेकिन फिर भी अभी तक चली जा रही। उसमें थोड़ा सा ये हो गया कि थोड़ा सा बेल शेप में आ गए हैं, लेकिन मैंने देखा कि लोग इतनी ज़्यादा उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा पहन नहीं रहे हैं। तो उसके अलावा ट्यूलिप पैंट्स बहुत इन है। ट्यूलिप पैंट्स मतलब वो जो थोड़ा सा ओवरलैप जो होती है सामने, बिल्कुल, तो वो उस तरह के काफ़ी चल रहे हैं, लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता इन हो रहे हैं। मतलब वो थोड़ी यंग लड़कियां पहन रही हैं, ज़्यादातर मैं देखा नहीं है कि अच्छा, वो किसके लिए, जिनकी हाइट लंबी है या शॉर्ट है, किसको पहनना चाहिए? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने शॉर्ट हाइट को पहन देखा है, मैंने लॉन्ग हाइट में पहने देखा है, दोनों में बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे ख्याल से आप जो है ना हर दिल अजीज फैशन डिजाइनर है, जो आप कहती हैं कि आप इसको कैरी इस तरह से कर लें, आप पे सूट कर जाएगा। बस हाँ, एग्जैक्टली, ऑल अबाउट हाउ यू कैरी योरसेल्फ। एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा आपको ना कहते हैं ना, हर चीज़ का हार्श नहीं होना चाहिए, तो फैशन के साथ भी आपको हार्श नहीं होना चाहिए। आप जैसे कलर डाल दो बहुत ज़्यादा कि आपको खुद नहीं देख रही आप पे सूट कर रहा है नहीं कर रहा है। कलर्स आई थिंक डिपेंड करता है कि आपको थोड़े से उसके बारे में चूज़ी होना चाहिए, ठीक है। स्टाइल का ये होता है कि स्टाइल आप उसमें सिर्फ लेंस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लो, बाकी आपको कैरी अच्छा होना मतलब कर सकते हो उसको। बिल्कुल सही। अच्छा, कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो अगर किसी की कॉम्प्लेक्शन डार्कर है, डार्क है, तो वो उसको डार्कर बना देती है। मतलब ऐसा लगता है कुछ लड़कियां अक्सर मैंने कहते सुना है कि हमने ये कलर पहने तो हम मजीद काले लगते हैं, ये कलर पहने तो हमारा कलर जो है वो ब्राइट बिल्कुल ये है कि अगर जैसे कि थोड़ी सी गंदुमी रंगत की लड़की है, तो अगर वो कॉरल पिंक पहने, ठीक है, थोड़ा सा ब्राइट पिंक पहने, तो थोड़ी सी वो डार्क लगती है। तो कलर्स के लिए आपको थोड़ा सा सिलेक्टिव होना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल तो है। सो एक जो ट्रेंड आया था पेस्टल कलर्स का, वो किधर गया? वो क्योंकि मेरे ख्याल से सर्दियों में इन हुआ था, फिर वो सर्दियों में जब तक गर्मियाँ आती हैं थोड़ा सा वो ना ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अब गर्मियाँ ऐसी हैं कभी कभार आपका दिल करता है कि आप येलो पहनो, क्योंकि येलो एक ऐसा कलर है आपको समझ में ही अच्छा लगता है, आपको विंटर्स एग्जैक्टली वो ब्राइट कलर है, तो विंटर्स में नहीं अच्छा लगता। तो लाइट कलर्स भी आपको दिल करता है एट द सेम मोमेंट कि आप पिंक भी पहनो, लाइट पिंक भी पहनो, ठीक है। तो ये है कि जो पेस्टल कलर्स है ना, वो है ही विंटर्स का कलर पैलेट,
تو وہ समर्स में इतना सूट नहीं करता. हाँ, लेकिन बहुत से डिज़ाइनर्स ने जो अपनी कलेक्शन लाए उसमें डार्कर कलर्स भी थे, उसमें अर्दन टोन्स भी थी. बिल्कुल. सो समर्स में ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो मतलब डिफरेंट कलर्स और डार्क कलर्स लोगों ने उसको भी एक्सेप्ट पहनते किया. हैं. ब्राइट कलर्स बहुत लोग पहनते हैं, बहुत से ब्रांड्स ने इंट्रोड्यूस करवाया है ब्राइट कलर्स को. लेकिन मैं यही बात कर रही हूँ कि एट द एंड आपको बस थोड़ा सा ना होना चाहिए कलर्स के मामले में कि अच्छा मैं क्या पहन के जा रही हूँ, वो दुपट्टा बहुत डार्क हो गया तो शर्ट भी बहुत डार्क है, नहीं, ये फिर अच्छा नहीं लगता. आपको थोड़ा सा ना बैलेंस रखना पड़ता है. कॉन्ट्रास्ट इसी को कहते हैं कि अगर आपने लाइट शर्ट पहनी हुई है तो आप कॉन्ट्रास्ट में दुपट्टा ले लें. बिल्कुल. तो ये चीज़ है. बाकी तो मुझे लगता है कि कलर्स जहाँ तक है इंट्रोड्यूस सारे हुए हैं, लेकिन वही बात है कि आपने उसमें जैसे एम्ब्रॉयडरी है, आपने लाइट कलर पैलेट की शर्ट पहनी हुई है, मतलब आप फॉर इंस्टेंस आपने वाइट पहना हुआ है तो आप उस पर कलरफुल एम्ब्रॉयडरी करवाते हैं. आप उसमें खट्टा ग्रीन, शॉकिंग पिंक, इस तरह की जो ब्राइट कलर्स होते हैं ना वो डालते हैं तो वो अच्छा लगेगा, मतलब बैलेंस हो जाएगा ना. क्योंकि बेस टोन जो है बिल्कुल. अब हॉट पिंक शर्ट के ऊपर आपने इतने ब्राइट कलर्स डाले हैं तो फिर वो एकदम से आंखों को मतलब एग्जैक्टली तो चुभता है बने कि यार ये क्या? चाहिए, बिल्कुल सही नहीं लग रहा. बिल्कुल सही. अच्छा, और अगर किसी ने लॉन ना पहननी हो, मतलब दिल नहीं कर रहा Chiffon. कॉटन पहनने का, तो फिर शिफॉन, आई थिंक ये स्पोर्ट्स सीजन फैब्रिक है. शिफॉन पहने, शिफॉन पहने. शिफॉन लाइट वेट डल शिफॉन पहने. बहुत अच्छा फैब्रिक है, इतनी गर्मी भी नहीं लगती उसमें. लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है हर कस्टमर के ऊपर कि वो क्या चूज़ करना चाहते हैं. बहुत लोग शिफॉन को भी इग्नोर करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं यार शिफॉन नहीं पहननी है क्योंकि वो बहुत थोड़ी मतलब गर्मी लगना शुरू हो जाती है. लेकिन ये है कि थोड़ा लाइट फैब्रिक है, अच्छा फैब्रिक है. अच्छा फैब्रिक है और आपको थोड़ी फॉर्मल लुक भी आ जाते हैं कि हाँ, अगर आप exactly. कॉटन या लॉन नहीं पहनना चाहते, क्योंकि बिल्कुल. नॉर्मली भी हम जब हेयर गाउन्स पे जाते हैं, डिनर्स पे जाते हैं, और अभी रमज़ान पूरा गुजरा और इफ्तारियाँ की बहुत इफ्तारी, ज़्यादा, हाँ. करवाई भी बहुत ज़्यादा, तो उसमें आप पहन के थक जाते हैं एंड यू वांट समथिंग डिफरेंट ऑन ईद के. ईद बिल्कुल. पर मुझे कुछ और पहनना बिल्कुल. है. हाँ, तो आप So, ये शिफॉन के दुपट्टे, इवन ये भी चल रहा है कि कॉटन की शर्टें शिफॉन के दुपट्टे हैं तो आप इस तरह भी कर सकते हो. आप कहते हैं सिगरेट पैंट लोगों ने रॉ सिल्क की पहनना शुरू कर दी है. गर्मियों में भी ई पे मैंने बहुत देखा है कि बहुत लोगों ने मतलब मुझसे भी बनवाए हैं रॉ सिल्क के. सिल्क की शर्ट्स बहुत ज़्यादा बहुत, हाँ, वो चल रहे हैं. एजेस पर एम्ब्रॉयडरी, लाइटर एम्ब्रॉयडरी एग्जैक्टली उसके साथ भी काफ़ी चल रहे हैं. सो पैंट्स बनवा ली, और मतलब अगर सिल्क की पैंट्स बनवा ली तो शर्ट भी उसी मटेरियल की. ज़रूरी नहीं है. अगेन मैं कहूँगी इवन ईद पर नेट, फ्लोरल नेट बहुत ज़्यादा इन हुई है. मतलब वो भी काफ़ी लोगों ने दोबारा मतलब उसकी थोड़े से गाउन्स इन वे गाउन शर्ट्स जो होती हैं, नीचे इनर पहन लिया रॉ सिल्क का, ऊपर नेट के गाउन शर्ट्स पहन लिए, तो ये भी काफ़ी इन हुए हैं. तो बस ये डिपेंड करता है कि हर कस्टमर, अब हर किसी का अपने मतलब मोस्टली जो कस्टमर्स हैं वो थोड़े से कॉटन की तरफ जाते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग, क्योंकि फर्स्ट डे आपका घर में गुजरता है तो वो ज़्यादा इसकी ज़्यादा डिमांड है रादर देन ये जो शिफॉन्स हैं और नेट हैं. हाँ, तो वो जो है वो चल जाता है. अच्छा, सॉलिड कलर्स जो है वो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होते हैं, नहीं, मतलब वो नहीं होता. जैसे ब्लैक कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता. ब्लैक मतलब कहीं आप गर्मी में पहनना है, गर्मी में पहनना बहुत पहनते हैं. मुझे नहीं याद कि कोई आप भी इससे एग्री करेंगी कि कोई ऐसी लड़की हो, कोई ऐसी खातून हो जिसके पास ब्लैक कलर ब्लैक तो मैं खास सिर्फ 3 to 4 ड्रेसेस तो मस्ट है हर सीजन में. मतलब आराम से आप पहन सकते हैं. अच्छा, इसका रीजन क्या है, व्हाई ब्लैक इज सो? आई थिंक ब्लैक में एक तो कॉन्सेप्ट भी है कि ब्लैक में आप स्लिम लगते हो. मुझे लगता है कि स्लिम लगते हैं आप, डेफिनेटली आप प्यारे लगते हो, ठीक है ना. आपको लगता है कि अच्छा आप ग्लोरी आ जाता है. हाँ एग्जैक्टली, एकदम आप अट्रैक्ट करते हो. तो आई थिंक अच्छा कलर है कि आप इसी तरह मरून, वो बहुत अच्छा कलर है. इसके अलावा जो है डार्क नेवी ब्लू, रॉयल ब्लू, ये कलर्स जो हैं ये इन रहते हैं. बिल्कुल सही. और वो बड़ा आई कैचिंग भी होते हैं, आपको बड़ा प्यारा करके दिखाते हैं. मतलब आई थिंक हमारी आंखों को ये कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं. सो वो जिसने पहना होता है वो भी. और ब्लैक तो ऐसा कलर है ना कि गोरा कोई हो या कोई गंदमी रंगत का हो, दोनों पे अच्छा लगेगा. बिल्कुल सही. अच्छा, आपने इस दफ़ा ईद पर मतलब जो कस्टमर्स को कपड़े बना कर दिए हैं वो किस तरह के बना के दिए, थोड़ा सा जो मुझे वही कॉटन के ऊपर काफ़ी लोगों ने मतलब ये सेल्फ प्रिंट कॉटन, चिकन, ये जो आजकल चल रही है कॉटन विद होल्स, वो भी काफ़ी ज़्यादा इन है, तो उस पर भी काफ़ी मैंने बना कर दिए हैं. शर्ट्स मैंने स्ट्रेट ही मोस्ट सब ने स्ट्रेट बनवाई हैं, बस हेम चेंज करवाई. जैसे बैक आपकी लंबी हो गई, फ्रंट छोटी हो गई, जो हेम है आपने राउंड में कर ली, तो बस इस तरह से चल रही हैं. बाकी तो जो है ट्राउजर्स में मैंने आपको बताया ट्यूलिप पैंट्स बहुत बने हैं इस दफ़ा. मतलब मैंने हार्डली शायद सिगरेट पैंट्स बनवाई हैं, सब ने ट्यूलिप पैंट्स ही बनाई. हाँ, और कुछ लोग तो ऐसे जिन्होंने सिर्फ ट्यूलिप पैंट्स बनवाए हैं मुझसे, मतलब उनके ऑलरेडी कोई शर्ट्स होंगी तो उन्होंने कहा कि हमें डिफरेंट फैब्रिक्स में ना ट्यूलिप पैंट्स बनवा दें. सही. मतलब ये एक ऐसी चीज़ है कि आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड पकड़ रहा है. अगर ये चल गया, अभी तो स्टार्ट हुआ है, ये भी डिपेंड करता है कितना चलता है, लेकिन अगर ये चल गया तो फिर डेफिनेटली अच्छा है क्योंकि लड़कियों को तो बहुत अच्छी लगती हैं, मतलब कॉलेज गोइंग गर्ल्स और ये सब. अच्छा, एक फैशन आया था पटियाला शलवारों का, और उसके बाद अब ये ट्यूलिप, वो कितना चला था पटियाला शलवार का 2006 2008 तक. छोटी शर्ट बनाते थे. उसमें एक फायदा था, कपड़ा कम लगता था, लेकिन ये कि वो पेरेंट्स काफी नाखुश हो जाते थे. वो कहते थे कि नहीं यार ये कब खत्म हो गया शॉर्ट शर्ट्स का फैशन. लेकिन शुक्र है, और फिर ऐसा है कि वो बड़ी जल्दी खत्म हुआ. अभी भी वो बहुत शॉर्ट थी, वो एकदम से इतनी शॉर्ट थी, वो मतलब मिड थाई शर्ट्स थी. मिड थाई इज लाइक
बिल्कुल अच्छी, वैसे हम अब सोचते हैं अगर मैं अपनी पिक्चर्स देखूं तो मैं कहती हूँ ये वाकई कुछ weird मुझे अपना थी। पुराना कोई सूट मिल जाए तो मैं कहती हूँ मतलब ये मेरी शर्ट थी, ये मैं पहन, क्योंकि कितनी उसके बाद short shirt एकदम थी। लंबी शर्ट्स आ गई अगले सीजन से ही, तो बिल्कुल। वो फिर आपको लगा कि ये तो बहुत ही और वो छोटी जो थी। बहुत लॉन्ग का भी ट्रेंड चला, अब वो बहुत लॉन्ग भी खत्म हो गया है, गई है। 50 इंचेस 48 इंचेस वो भी अब खत्म हो रहा है हल्का हल्का, मतलब अब 45 लॉन्ग में 45 इंचेस कंसिडर करते हैं और मतलब शॉर्ट knee में length नी जो लेंथ है, हो गया, अब वो हो गया, उस तक आ गए हैं, बिल्कुल सही। अच्छा, कुर्ता स्टाइल बहुत इन हो गए हैं, हाँ। और ये जो एक कुर्ता ले लिया और पैंट्स कहीं और से ले ली, ये जो ट्रेंड है ये मज़ेदार है। इस पर मैं आपका कमेंट ज़रूर लेना चाहूँगी। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। फ़ैशन की हम बात कर रहे हैं और ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं उस पर सुंदस की राय ले रहे हैं। सुंदस, अभी जैसे हमने जिक्र किया कि बहुत ज़्यादा मतलब जो भी आप कैरी कर रहे हो वो चीज़ आपका फैशन बन जाती है कि आप अच्छे तरीके से अगर उसको कैरी कर रहे हो। सो आजकल ऑर्डर किस तरह के आ रहे हैं, लोग किस तरह से ऑर्डर कर रहे हैं? ऑर्डर्स जैसे कि मेरा ब्रांड तो मेक टू ऑर्डर ब्रांड है, तो मेरे तो ये होता है कि फेसबुक पेज के थ्रू आ जाते हैं, थ्रू वेबसाइट आते हैं, वेबसाइट से भी ज़्यादा फेसबुक पेज के थ्रू आते हैं। तो अब लोग का ना ये एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया है दोबारा, ये थोड़ा सा ख़त्म हो गया था ऑनलाइन ब्रांड्स पे, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लोग फ्रॉड करने लग गए थे, मतलब पैसे ले लिए, ऑर्डर नहीं दिया उन लोग को, इस तरह नहीं। तो मुझे भी मुश्किल हुई है अपने ब्रांड को उससे सेटल करने में, लेकिन ये होता है कि आपके काम के साथ साथ, क्योंकि ये एक चेन है, ठीक है, आपको एक बंदा ऑर्डर करता है, वो आगे बताता है, फीडबैक आपका मतलब मेरे मतलब पिछले 6 साल से जो मेरा ब्रांड चल रहा है वो एक चेन पे चल रहा है, तो कहीं ना कहीं से हर कोई एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो ये जो ट्रस्ट है ना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपसे कोई बंदा इतने पैसे आपको भिजवा रहे हैं, ठीक है, वो आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं और वो जो आपको पैसे भिजवा रहे हैं, पता नहीं उनको वापसी पे वो कपड़े मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन ब्रांड्स हैं जो बहुत गलत काम कर रहे हैं, और इस चीज़ की वजह से हम जैसे लोगों को भी बड़े मसले, जेन्युइन लोग हैं, ऑब्वियसली आप अपने कस्टमर को इतना ज़्यादा सेटिस्फाई करना पड़ता है कि मैं कभी कभार 3-3 घंटे सिर्फ कस्टमर को सेटिस्फाई कर रही होती हूँ। ये भी नहीं कि मैं उनको, ये भी फिर आप एंड पे ऑप्शन दे देते हैं कि अगर इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड तो आप ऑर्डर ना करें, लेकिन फिर कस्टमर ऑब्वियसली ऑर्डर करना भी चाहता है, क्योंकि वो अब मेरी जो पिक्चर्स हैं, मैं बहुत ज़्यादा मॉडल्स की पिक्चर्स नहीं लगाती, आपकी जेन्युइन पिक्चर्स। एग्जैक्टली, मैं इस चीज़ को बिलीव ही नहीं करती हूँ कि आप मॉडल्स पे चढ़ा कर करें, मतलब सीजन में एक आप शूट करवा लें, ठीक है, और आप उसको डाल दें, लेकिन ये कि आप बिल्कुल नेचुरल पिक्चर्स, बिल्कुल ऐसे कि सामने खड़े हो के आपने खींची नहीं, ताकि हर डिटेल उसके अंदर हो, उसके अलावा और जो उसके रियल कलर्स हैं, जो कलर्स रियल हो, वो मटेरियल है, वो एग्जैक्टली, नजर आए। हाँ, और फिर कस्टमर को होता है कि अच्छा पहले तो कस्टमर पिक्चर्स देखता है कि अच्छा नहीं यार ये तो बड़ी क्लियर पिक्चर है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात फिर कस्टमर्स की फीडबैक, मेरे कस्टमर्स मुझे फीडबैक देते हैं फेसबुक पेज पे, मतलब फेसबुक पेज पे सऊदी अरब से हो गया, अमेरिका से, इंग्लैंड से, जर्मनी, ये मतलब दुनिया में जहाँ जहाँ ऑर्डर्स जाते हैं मेरे, वहाँ से जब लोग अपने फीडबैक देते हैं तो फिर वो पढ़ते हैं, तो फिर वो डेफिनेटली उनका ट्रस्ट और थोड़ा सा बढ़ जाता है। कभी कभार तो वो ये भी करते हैं कि जाके उससे कांटेक्ट कर लेते हैं, इवन फेसबुक पे अगर किसी ने फीडबैक दिया है तो कोई जो है कस्टमर है, एग्जैक्टली क्रॉस चेक करने के लिए कि वाकई इसने इस तरह से हुआ या नहीं हुआ, तो मतलब ये बड़ा अच्छी चीज़ है। इस तरह से आपका ट्रस्ट मतलब अब काफ़ी बिल्ट हो गया है ऑनलाइन ब्रांड्स के लिए। तो मेरा तो यही है कि कस्टमर्स आते हैं, मुझे ऑर्डर करते हैं। लेकिन ये जो ऑनलाइन शॉपिंग का आजकल ट्रेंड शुरू हुआ है, वो जो ये किस तरफ जा रहा है? मतलब ये सिर्फ कपड़ों के हद तक नहीं, हर चीज़ में। और आपने बिल्कुल सही कहा, फोटोशॉप करके या एडिटेड पिक्चर्स आप लगा देते हैं और जब वो डिलीवर होता है, मतलब अक्सर वो चीज़ ही वो नहीं होती है, पेजेस में मैं देख रही होती हूँ कि ये कंप्लेंट्स आ रही होती हैं कि चीज़ ही वो नहीं है जो आपने बिल्कुल ये है। और ये काफ़ी सारे ब्रांड्स करते हैं, लेकिन फिर बाद में फिर वही बात आ जाती है कि मेरा जो ब्रांड है वो नहीं इस तरह करता। फिर मैं तो यही बात करती हूँ कि मुझे जो लोग मुझे एक दफ़ा ऑर्डर कर लेते हैं फिर मुझे वो छोड़ते नहीं है। उनको होता है कि नहीं यार इस बंदी ने तो जो चीज़ दिखाई है ये एग्जैक्टली वही चीज़ जो कहा वही डिलीवर किया, तो वो फिर ट्रस्ट बढ़ जाता है और फिर नेक्स्ट टाइम वो एक लंबी लिस्ट। हाँ एग्जैक्टली, और ये ज़रूरी है क्योंकि ऑनलाइन जो लोग बाहर बैठे हुए हैं दूसरे मुल्कों में हैं, पहले ये होता था कि वो टिकट लेकर आते थे, यहाँ शॉपिंग करते थे पूरी शादी की, एक तो इतना खर्चा होता था, फिर उनको समझ नहीं आती थी, कोई उनको गाइड करने वाला नहीं होता था। अब क्या होता है कि आपको ऑनलाइन आपको ऑर्डर किया, हर चीज़ आपको दी थी उन्होंने कि आप ही सब कुछ करें मेरा, ठीक है, और मुझे इस तरह से मैं आपको पैसे भिजवा रही हूँ, बस आपने मेरा काम अच्छा करना है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अगर आप एक बहुत बड़ा ऑर्डर ले रहे हैं तो आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बिल्कुल टाइम पे उसको कंप्लीट करके उनको भिजवाएं और वही चीज़ उनको दें जो उन्होंने मांगी हुई है। बिल्कुल सही, और जो आप दिखा रहे हो असल में वो मैच करता है। अच्छा, आपने मैगजीन में भी काम किया हुआ है और फैशन मैगजीन में काम किया हुआ है, सो अभी ये भी लोगों को बड़ा होता है कि वो एक मैगजीन खरीद लेते हैं, शादी करीब आती है और उस पर जो जोड़े आ रहे हैं, अच्छा ये बना दें, अच्छा ये बना दें, कॉपी कर दो, फिर एग्जैक्टली उससे कॉपी भी नहीं हो रहा, तो ये ज़्यादातर लोग बाहर करते हैं। अगर आप किसी डिज़ाइनर के पास आते हैं ना मैगजीन से, या कोई भी मतलब आपने पिक्चर सेव की है इंटरनेट से, तो आप कहते हैं बनाते डिज़ाइनर बना सकता है,
डिज़ाइनर को पता होता है कि जैसे कैसे मतलब कौन सा 100% वो कहाँ लुक से? नहीं हो सकती क्योंकि 100% अचीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही। ठीक है, क्योंकि हर एक किसी के पीछे एक बैकग्राउंड होता है एक डिज़ाइन के पीछे, लेकिन ये है कि उसको काफ़ी हद तक अचीव कर लेता है, लेकिन डिज़ाइनर कर सकता है, मार्केट में बैठा हुआ बंदा जो एक काम कर रहा है होलसेल पे वो नहीं कर सकता। वो नहीं कर सकते बिल्कुल। क्योंकि उसको उस तरह से वो कहेगा कि हाँ मैं बना देता हूँ, लेकिन एट द एंड वो बनेगा नहीं, पैसे भी ज़ाया आप लोगों की, टाइम भी वेस्ट हुआ आपका। तो बेटर ये कि आप किसी डिज़ाइनर के पास अच्छा, जाएं। इस तरह के ऑर्डर्स आते हैं लोग, हाँ, मतलब बिल्कुल। फैशन मैगजीन्स को कॉपी करते हैं, फॉलो करते हैं? बहुत, हाँ क्यों नहीं कहते। अब आपको पता है डिज़ाइनर्स ने कितनी महंगी, मतलब उनकी प्राइसेस आसमान को छू रही हैं, इतनी ज़्यादा। मतलब आप ब्राइडल्स ले लें तो मतलब 5-6 लाख के ब्राइडल्स, ये अब कौन, और हर वो भी बंदा- बड़ा सिंपलर, मतलब आप उससे हाँ, ये आप मैं एज दा- ए बड़ा डिज़ाइनर बढ़ाते मैं जाएं बड़ी तो आप बिल्कुल, मैं एक डिज़ाइनर होने के नाते मैं बिल्कुल आराम से कह सकती हूँ कि एक महंगे से महंगा ब्राइडल भी 1 लाख की कॉस्ट से ऊपर नहीं बन सकता। मतलब महंगे से महंगा आप उसको भर दें तो इतना नहीं, 1 लाख से ऊपर नहीं बन सकता। ठीक है, फिर और इसके मैक्सिमम ऊपर आपने मार्जिन लेना है, आप 20,000 ले लें, 30 ले लें, हाँ आप आप अपनी 50 ले मेहनत का लें, 50 ले लें, 50 लोग भी देने गुड को इनफ। तैयार आप हैं, एक ब्राइडल पे बिल्कुल एक वक्त लगा रहे हैं, आप बिल्कुल 50,000 ले लें, हाँ। 80,000 ले लें, चले ये भी कर लें, चलो, ठीक ठीक है ना। है, लेकिन हाँ। जो 5-5 लाख के ब्राइडल्स हैं वो फिर दिल भी लगता है, दिल भी जाता है कि अच्छा ये चीज़ मैंने पहननी है, लेकिन इतनी महंगी, फिर वो लेकिन वो ऐसा नहीं होता कि वो कहते हैं कि हमारी क्रिएटिविटी की डिमांड है और हमने कट दिया तो ऑब्वियसली फिर हम उसके इतने पैसे तो चार्ज करेंगे। वो तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वही बात आ जाती है ना कि अगर आपकी जो टारगेट मार्केट है वो आपकी है ही वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, और वो लोग हैं ही नहीं जो बेचारे अफोर्ड कर ही नहीं सकते। और वो मतलब मैं अपर मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ कि 5-6 लाख का लहंगा अपर मिडिल क्लास भी अफोर्ड नहीं कर सकता। और अफोर्ड करने की जरूरत क्या है, मतलब 5-6 लाख का लहंगा अफोर्ड करने की मैं जरूरत खुद इस क्या है? चीज़ के हक में नहीं हूँ, एग्जैक्टली। क्योंकि तो मेरे फिर ख्याल आप से किसी डिज़ाइनर के पास जाओ, जैसे कि मैं हूँ, मैं तो मासेस पे यकीन रखती हूँ। मुझे होता है कि हर बंदा आता है, मैं उसका बजट पूछती हूँ। मैं कभी ये नहीं कहती कि नहीं ये तो 1.5 लाख का है तो आप नहीं अफोर्ड कर सकते भैया, आप फिर चले जाएं, ऐसा नहीं है। आपकी क्या बजट है? मेरा ये बजट है, मेरा 80,000 बजट है, मेरा ₹1,00,000 बजट है, बस ठीक है, उसमें मैं आपको बना कर दूंगी। सही, अच्छा मुझे ये चीज़ पसंद है, आप मुझे इस तरह से बना कर दे दें, ठीक है इस तरह बन जाएगी, लेकिन इसमें ये मोटिव इस तरह नहीं होगा, इस तरह होगा, लेकिन क्योंकि वो आपकी चीज़ उसी cost के तरह मुताबिक एग्जैक्टली होगा। खूबसूरत बनेगी, उससे ज़्यादा खूबसूरत बना के दूंगी। तो जब वो बनती है तो फिर कस्टमर भी खुश होता है, ठीक है। लेकिन ये बात यही है कि हम वो ब्रांड्स नहीं हैं जो हम कोई नीचे के ब्रांड्स हैं, इस तरह से हम वो ब्रांड्स हैं जो सबको अकोमोडेट करना चाहते हैं। आप यकीन करें कि इस तरह के लोग ज़्यादा हैं, बिल्कुल। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, सफ़ेद पोश भी हैं, उन्होंने वो चीज़ उस चीज़ का भरम भी रखना है, भरम लेकिन भी रखना 5-6 है। लाख बच्चों रुपए, की और मेरे ख्याल ख्वाहिशात से होती हैं, बेटियों भरम की के होती अलावा हैं। भी वो एक स्टुपिडिटी है, आपको Exactly। लाखों रुपए खर्च करना, बिल्कुल। बट जो अफोर्ड कर सकते हैं वो करते भी हैं और वो डिज़ाइनर्स के पास जाते भी हैं। हाँ जी। अच्छा सुंदर, अगर कल ईद हो गई तो आपने अपने लिए शॉपिंग कर ली? जी मैंने कर ली, बस आराम से क्या करनी है शॉपिंग, बस एक सूट होता है वो ले रहे हैं, बस वो पहनना है और तो कुछ नहीं है। बाकी तो मेरा बेटा है माशाल्लाह से, उसकी पहली ईद है तो मैं तो उसी वेरी क्यूट, माशाल्लाह बहुत क्यूट बेबी है वो। सो उसकी पहली ईद है, उसकी पहली ईद है, मैं उसके लिए एक्साइटमेंट है कि शलवार कमीज पहनानी है, उसको खुस्सा पहनाना है, थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक देना है उसको। तो बस अच्छा, यही है। ये चीज़ बहुत हमारे यहाँ है कि बच्चों को भी वो ट्रेडिशनल लुक देना बड़ा मज़ा आता है उसमें। अच्छे लगते हैं क्योंकि पूरा साल तो पैंट्स में होते हैं, शर्ट्स में, और इस तरह होते से उनकी लुक होती है, तो थोड़ा सा ईद ही होती है जिसमें हम देख सकते हैं उनको शलवार कमीज में, तो वो क्यूट भी लगते हैं, क्यूट भी लग रहे होते हैं, बिल्कुल सही। अच्छा, अब चूंकि आप डिज़ाइनर हैं और डिज़ाइनर की आंख हर एक चीज़ पर होती है, वो चाहे मेकअप हो, वो चाहे ज्वेलरी हो, वो चाहे मैचिंग्स हो, सो क्या सजेस्ट करेंगी आप ख़ातीन के लिए कल के लिए, क्योंकि गर्मी अगर हुई तो फिर वो किस तरह से अपने आप को तैयार करें, और अगर रात में डिनर्स पे जाना है, और रातें तो आजकल ठंडी हैं, हवा चल रही होती है, सो तब क्या ट्रेंड देखने में आ रहा है? बस बालों के लिए तो मैं यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा मतलब जूड़ा वगैरह इस तरह कुछ ना करें, बाल खोलें, उनको ब्लो ड्राई करें, स्ट्रेट करें, आई थिंक सिंपल लुक दें। कान में इयरिंग्स जो हैं वो उस तरह के पहन लें, बहुत ज़्यादा गले में पहनने की ज़रूरत नहीं है, हाथ में चूड़ियाँ जो होती हैं वो हल्की फुल्की पहन लें, आई थिंक बस सिंपल रखें, मतलब आपको ये कि आप एलिगेंट लगो, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डालने में भी वो अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं तो लगता, हाँ, बिल्कुल, वो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, Bad, और जब आप exactly. फैशन में करते हो तो वो बहुत ही बुरी लगती है। सो जो चीज़ आपको सूट करती है वो करें, बजाय इसके कि आप किसी को देखकर कॉपी करने की कोशिश Exactly, करें, ये चीज़ बहुत ख़राब करती है खराब आपके लुक करती को है। भी और आपके इमेज को भी। Image को भी। थैंक यू सो मच सुंदर Thank फॉर you so कमिंग, much for inviting और me. इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमने लोगों तक पहुँचाई, और एडवांस में ईद मुबारक अगर कल ईद हुई आपको तो, भी बहुत-बहुत ईद और मुबारक। आहत को मेरी तरफ से ज़रूर प्यार दीजिएगा। ज़रूर, थैंक यू ज़रूर। सो मच Thank फॉर you जी, कमिंग। thank you. इसी के साथ नाज़रीन हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन, हम अपना सेगमेंट शामिल करेंगे मेरा शहर लाहौर।
मेरा शहर लाहौर में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राव जावेद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम राव साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी वालेकुम अस्सलाम। राव साहब, लग रहा है ईद की काफ़ी तैयारियां चल रही हैं आपकी। जी ईद की तैयारियां हमने कल भी ईद पे बात की थी, हाँ, तो आज भी इंशाल्लाह ईद पे बात करेंगे। और ईद की तैयारियां तो बड़ी जोश और जज्बे से जी होती हैं। बिल्कुल चल रही हैं और शुरू से ही ईद की तैयारी इसी तरह से ही चलती आ रही हैं। हाँ, और यही इसमें हमारा आज मज़ीद- का टॉपिक जी, भी है, लाहौर जी, में जी, ईद के त्यौहार पर। जी तो ईद कब का से मतलब यहाँ पर इसी तरह से ट्रेडिशनल ईदें जो है वो मनाई जा रही हैं? हाँ, वो हमने कल बात कर ली थी शुरू की उसको कंटिन्यू करेंगे। ईद की और चांद देखने का भी तरीकाकार क्या था कि वो कल हमने बताया था कि चांद की इतला पहले बादशाह को दी जाती थी और बादशाह जो है वो उसकी कंफर्मेशन के बाद जब ऐलान करवाता था तो वो तोप का गोला जो है वो दागने से ही किया जाता था ताकि अहले शहर को पता चल जाता था कि चांद नज़र आ गया। और उसके बाद जो है वो एक हल्ला गुल्ला, एक शोर शराबी, खुशी जो थी वो एक होती थी। और फिर ज़ाहिर है कि चांद रात को ही जो शॉपिंग का मज़ा वो तो और एक वो उसकी ट्रेंड अपनी आज एक, तक चला आ रहा है। वो- आज भी आपको जितना मज़ा चांद रात पर शॉपिंग का आएगा कभी और नहीं आएगा। जी इसी तरह से ही है, लेकिन अब कुछ जिद्दत आ गई है। उस वक़्त हालात और थे, अब जो है वो ज़राए जो हैं वो बड़े आसान हो गए हैं। जिस तरह से कहीं जाना था तो उस तरह से अब तो हम फ़ौरन अपनी गाड़ी निकाली, अब बाइक पे या पहुंच जैसे गए। भी फ़ौरन बाज़ार पहुंच गए। उस वक़्त इस तरह से नहीं था, जी। लाइट के प्रॉपर इंतज़ामात नहीं थे। अब तो रात बल्कि चांद रात तो पूरी रात ही फजर तक जो है वो दुकानें भी खुली होती हैं और लाइट से और खूब गहमा गहमी होती है, चमक दमक। उस जी। वक़्त ये चीज़ें नहीं थीं, चिराग जलाए जाते थे तो उनकी रोशनी बड़ी मध्यम होती थी और जल्दी जो हैं वो दुकानें बंद हो जाती थी। सही। तो मुख्तलिफ़ तरीके थे जिस तरह से उमरा और बादशाह उनका जो तरीक़ाकार था ईद मनाने का वो डिफरेंट था। आम आवाम जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके से सेलिब्रेट करती थी जी, ईद के जी। त्यौहार को। तो बादशाह का तरीका ये होता था कि ईद के दिन एक इजलास मुनक्किद होता था, पूरे दरबार को सजाया जाता था, उमरा बैठते थे, नजराने दिए जाते थे। उसके बाद ईद की नमाज के लिए एक जुलूस की शक्ल में 100 हाथियों का जुलूस शाही किला लाहौर से निकलता था सही। और वो शाही मस्जिद हालांकि बिल्कुल करीब है। अच्छा, तो 100 वो- हाथियों जी का 100 जुलूस। हाथियों का जुलूस किले से वो एक निकल हाथी के- इतना बड़ा होता है, 100 हाथी कितने जी, ज़्यादा वो होते एक हैं। शान व शौकत के ईद का जो है वो एक जुलूस और इस्लाम में भी है कि अपने नमाज पढ़ने जब जाएं हम तो रास्ता बदल के वापसी पे आएँ ताकि ताकि ज़्यादा से मुसलमानों ज़्यादा की लोगों हाँ से मिल ज़्यादा से सके। ज़्यादा नज़र आए और एक मतलब मुसलमानों का एक अपने बारे में वो बता सकें कि शान व शौकत और उस हवाले से। जी जी। तो इस तरह से फिर खैरात तकसीम की जाती थी। खैरात के बाद ये था कि नमाज़ पढ़ने के बाद जिस वक्त आते थे तो फिर इजलास मुनक्किद होता था अपना एक ख़ास बादशाह सलामत बेगमात और सारे बैठ के। तो उस जो वो एक ख़ास इजलास होता था उसमें रिश्ते नाते तय होते थे। अच्छा, और ईद फिर वाले दिन? ईद वाले दिन मतलब निस्बतें रखी जाती थी, रिश्ते नाते तय होते थे और उसके अलावा निकाह की रस्में होती थी। अच्छा, शहजादे खुशी का शहजादियों त्यौहार की और खुशी उसको का- दुबाला करने। जी ये ईद उल फितर के मौके पे ये सारे काम होते थे। फिर इस खुशी में खैरात के अलावा जो लोंडियाँ और ग़ुलाम होते थे वो बड़ी तादाद में आज़ाद किए जाते थे। तो इस तरह से एक खैरात और मतलब बड़ा उसका ख्याल, जितना बादशाह का सफ़र मस्जिद तक जाने का और आने का, रास्ते में खैरात मतलब सिक्के उस वक़्त जो चांदी के थे या जो राजुल वक़्त थे जी। वो बड़ी तादाद में लुटाए जाते थे ताकि आम आवाम जो है वो भी ईद की खुशियाँ मना वो ईद सके। की खुशियाँ मना सके। और उस दिन बादशाह जो है वो अपना दर्शन करवाते थे आवाम को कि हर आदमी बादशाह को अपनी आंखों से लाइव जो है वो तो देख क्या सके। क्या वो जो मस्जिद हुआ करती थी वहाँ पर आम आदमी को भी एक्सेस हुआ करती हाँ थी? मतलब ईद के मौके पे और ऐसे मौके पे जो है ना वो आम आदमी सड़कों के दोनों तरफ खड़े होते थे बड़ी तादाद में और वो बादशाह की सवारी को गुजरते हुए देखते थे और जो पीछे से नजराने लुटाए जाते थे वो उनको उठाते थे और जो उमरा और कुछ ख़ास लोग होते थे उनको इजलास में खिलत से नवाजा जाता था या रकम या जो भी नकद दिए जाते थे वो चीज़ें दी जाती थी। ठीक, इसी तरह से जो आम आवाम थी वो अपनी खुशियाँ अपने तरीके से मनाती थी, जो उनके पास होता था उस तरह से। तो मीठी चीज़ें जो है वो ईद पे शुरू से बनती आ रही हैं। बिल्कुल तो अब तक वही सिलसिला चलता आ रहा है, लेकिन अब सेवियाँ बड़ी आम थी, अब उनकी जगह शीर खुरमा आ गया, फ्योनिया आ गई। नहीं शीर खुरमा तो शुरू से ही अच्छा, वो उस वक्त भी हुआ करता वो था। उस दौर से मुगल दौर से ही चला आ रहा है हाँ। और मीठी चीज़ें ही ईद पे चल रही हैं। सही। लेकिन शॉपिंग का ये था कि जिस तरह से आजकल
मर्दों का ज़रूरी नहीं है, औरतें खुद निकलती हैं नहीं, और नहीं सर, शॉपिंग कर मर्द भी लेती हैं। बड़ी तैयारियां करते हैं ईद पे, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन नहीं वो करते हैं, लेकिन खवातीन अकेली होती हैं और अकेली क्योंकि बाज़ारों में इतने स्टाइल आए अब तो बाज़ारों में मतलब जिन जो खवातीन के बाज़ार हैं उनमें मर्दों का दाखिला ही ममनू है, बाद तकरीबन ऐसे बाज़ार बन गए। तो उस वक़्त जो था वो इस तरह से नहीं था। ईद से पहले डोलियाँ और बग्गियाँ और पालकियाँ सजाई जाती थी, उनमें खवातीन बैठ के और वो दुकानों तक जाती थी और वो दुकान के अंदर नहीं जा सकती थी। दुकान के बाहर जो है वो पालकी, कहार पालकी को उठा के लेके जाते थे, वो उस डोली को वहाँ रख देते थे। दुकानदार खुद आता था, अपने कपड़े या जो चीज़ें वो दिखाता था आके, और बग्गी से वो कपड़ा लटका होता था उसके अंदर से मतलब उसको दिखाया जाता था, अंदर ही देखती थी वो, और अगर वो पसंद आ गया तो रख लिया, जो पसंद आ गया रख लिया। इसी तरह से जूतों का था, तो जूते भी इसी तरह से दिखाए जाते थे। ज़्यादातर ये होता था कि बाप, भाई या खामन वो जूतों के निशान बना के पैर का कागज़ के ऊपर ड्राइंग करके और वो ले जाते थे। वो खुद अपनी पसंद के जूते और जो है वो ख़रीद के और ला के दे देते। जो आगे वो या तो पहन लिए, अगर नहीं पसंद आए तो दोबारा फिर वो गए और लेके आ गए। तो ये जदीद दौर में ये आसानियाँ आ गई कि खुद से अब हम हर चीज़ देख सकते हैं और सारी डिस्प्ले हुई होती हैं, खुद जाकर पहन सकते हैं, जी पहन सकते हैं। तो ये बड़ी एक जिद्दत जो है बिल्कुल सही। लेकिन जो ट्रेडिशंस हैं वो चलते आ रहे हैं जी, वो चलते आ रहे हैं। इसी जैसे तरह आपने मीठा बनाने का जिक्र किया, वो चलता आ रहा है। ईदी देने का जो कॉन्सेप्ट है, जो खैरात देने का, गरीबों को साथ शामिल करने का, वो उस वक्त से चला, हाँ वो उस वक्त से चलता आ रहा है। और फिर ये कि रिश्तेदारों को और मिलने वाले जो हैं उनको मिलने जाना, और उसके बाद सबसे बड़ा ये कि अपने प्यारों जो हमसे जुदा हो चुके हैं, ईद के बाद हम जब नमाज़ पढ़ के आते हैं तो कब्रिस्तान जो है वो एक लाजमी जुज़ है कि हमने आने के बाद जो है वो कब्रिस्तान जाना और अपने जो बड़े प्यारे जो हमसे बिछड़ चुके हैं उनको जो है वो याद करना, उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करना और फातिह करना। वो भी अब तक उसी तरह से ही सिलसिला जो है हमारा चलता आ रहा है। अच्छा राव साहब, आप ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं? लेके जाते हैं बच्चों को शॉपिंग पर बाहर, ख़ुद भी शॉपिंग करते हैं? मैं तो अब नहीं करता, लेकिन जब नॉर्मल सी थोड़ी बहुत, लेकिन अब तो बच्चों के लिए, जब बच्चे थे तो बड़ी खुशी से बहुत, यानी रमज़ान शुरू होता था तो अपनी तैयारियां शुरू कर देते थे। और जिस तरह से कपड़े ले लिए, जूते ले लिए, तो मुझे याद है कि उन कपड़ों और जूतियों को सोते हुए भी अपने सीने से लगा के तो बिस्तर पे तो फिर सोया जाता था। ईद हुआ करती थी शायद, अब उसका मजा उस तरह वो से उस तरह से फिर ईद बार-बार 10 दफा चीजें देखनी कि हमारी जूती कहाँ है, चूड़ियाँ कहाँ है, मेहंदी लगाई। अब वो तो हमें नहीं, अब वो बच्चों को देखते हैं तो हमें अपना वक्त वही याद आता है कि हम भी कभी इसी तरह से ही खुश होते थे। और ईद जब नए नए नोट मिला करते थे, ईदियों में 1-1 रुपए के थे, 2 रुपए के नोट थे, तो वो हमें ऐसे लगते थे जैसे बहुत बड़ी मतलब अमाउंट है, और वो खत्म नहीं होती थी। अब तो बच्चा 100 रुपए आप दे दें उसको तो वो लेने से इनकारी हो जाता है, इनकारी होता है। और फिर फौरन ही वो ऐसे खिलौने हैं कि वो फौरन ही वो पैसे खत्म हो जाते हैं। हमारे पास चंद रुपए होते थे और वो ईद के 3 दिन जो थे वो हम उनको खर्च नहीं कर पाते थे। अपने आप को तसव्वुर करते थे कि हमारे पास बड़े पैसे हैं जी। तो इस तरह से वो एक वक़्त था, अच्छा वक़्त था। अब जो वक़्त है वो भी अच्छा है, अब हमारे लिहाज से वो वक़्त अच्छा था, ये ज़रा फास्ट है। तो इस तरह से सिलसिला चलता है। लेकिन मैं ये एक मैसेज ज़रूर आप लोगों को देना चाहूँगी। लाहौरी वैसे बड़ा ज़िंदा दिल होते हैं राव साहब, लेकिन बहुत जगहों पर ऐसा होता है कि हम लोग अपनी शॉपिंग कर लेते हैं, हम लोग अपने लिए चीज़ें ख़रीद लेते हैं, हम लोग अपने घर वालों का भी ख्याल रख लेते हैं, लेकिन इस दुनिया में, इस शहर में आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ना कपड़े अफोर्ड कर सकते हैं, ना जूते अफोर्ड कर सकते हैं। उनके लिए ईद भी एक आम सा दिन होता है। तो आप लोगों ने ख्याल रखना है कि उनकी ईद किस तरह से ईद रहे, अपनी ईद में उनका ख्याल रखें, उनके लिए कपड़े खरीदें। और ख़ास तौर पर बच्चों को मैं कहूँगी कि आप लोग हमेशा रेस लगाते हैं कि किसको ज़्यादा ईदी मिलेगी, किसने ज़्यादा ईदी बटोरनी है। तो मैं कोशिश करूँगी कि इस दफ़ा रेस लगाएं कि किसने ज़्यादा अपनी ईदी में से कुछ हिस्सा उन बच्चों को देना है कि जिनको ईदी देने वाला कोई नहीं। ये बड़ा एक मैसेज है, ज़रूर गौर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया राव साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी नोट पर आपसे इजाज़त चाहेंगे। और अगर कल ईद हुई और जैसा कि कहा जा रहा है कि शायद हो सकता है कि चाँद नज़र आ जाए, वो तो रात को ही पता लगेगा। अगर ईद हुई तो एडवांस में आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो, और अगर ना हुई तो मैं दोबारा हाजिर होंगी और इस तरह से हम गुफ्तगू आपसे करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।